चित्रात आमकां दोन अशी व्यक्तिमत्वां मेळ्ळ्यात जांणी बाल साहित्याच्या मळाचेर खूबच मोलाचो वावर केल्लो आसा. पयल्यो आसात माधुरी पुरंदरे तशेंच डॉक्टर उषा शर्मा. हांव मागतां कोंकणींतल्यो ज्येश्ठ लेखिका किरण भांबरे हांचे लागीं तांणी ह्या दोगांय उलोवप्यांक माचेर मनान घेवन येवचें. मागतां किरण बाय लागीं तांणी आमच्या मानेस्तान भेट दिवन तांकां येवकारचें. धन्यवाद किरणबाई. आमचे पयले उलोवपी आसात माधुरी पुरंदरे. तांणी मुंबयच्या जे स्कूल ऑफ आर्टांत शिक्षण घेतलां तशेंच पॅरिसांत स्टडीज इन पेंटींग एंड ग्राफिक्स त्यो शिकल्यात. तांणी मराठींत जायतीं पुस्तकां बरयल्यात. तातूंतलेंच एक म्हळ्यार पिकासो ह्या चित्रकाराची बायोग्राफी, चौकशी व इतर एकांकिका, वाचू आनंदे आनी जायतीं साबार पुस्तकां तांणी भुरग्यां खातीर बरयल्यात. तशेंच वेटिंग फॉर गोदो आनी हेर भासांतल्या नाटकांची तशेंच पुस्तकांची तांणी अणकार मराठींत केल्यात. त्यो फ्रेंच शिक्षिका आशिल्ल्यो. वनस्थळी नेमाळ्याच्यो त्यो संपादक आनी चित्रकार म्हणून तांणी वावर केला. नाट्य मळारूय तांणी खुबसो वावर केला. बिग लिटल बूक अवॉर्ड आनी साहित्य अकादमी अवॉर्ड तशेंच हेर प्रतिश्ठेच्या पुरस्कारान तांकां सन्मानीत केल्यात. माधुरी पुरंदरे हांकां आयज आमी येवकारतात. तांचे खातीर एकदां ताळयांनी तांचें स्वागत जावं. ह्या सत्राच्यो दुसऱ्यो उलोवपी आसात डॉक्टर उषा शर्मा. NCERT नवी दिल्लीत त्यो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशनांत प्रोफेसर म्हणून वावुरतात. लँग्वेज एज्युकेशन, अर्ली लिटरसी, एज्युकेशनल सायकोलॉजी, अर्ली चायल्डहूड केअर एंड एज्युकेशन अशा साबार मळांचेर तांचो वावर आसा. पठन अवबोधन हें पुस्तक तशेंच वर्क एक्सपिरियन्साचेर सृजन हें पुस्तक तशेंच आनी हेर जायतीं पुस्तकां तांणी बरयल्यात. त्यो देशांतल्या खुबश्या वाठारांनी टिचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजीत करतात. तांकां राजीव गांधी मेमोरियल अवॉर्ड तशेंच दिल्ली गौरव सम्मान आनी हेर प्रतिश्ठेचे सम्मान फावो जाल्यात. उषा जी, आपका इधर स्वागत है. सर्वात आधी मी माधुरी जींना बोलवते. त्यांनी त्यांचे विचार या सत्रात प्रकट करावे. नमस्कार. मुझसे कहा गया है कि यहाँ उपस्थित कुछ सज्जन मराठी भाषा से परिचित नहीं हैं, इसलिए मैं हिंदी में बोलने की गुस्ताखी कर रही हूँ और उसके लिए क्षमा चाहती हूँ. कोंकणी भाषा के विकास के लिए कई सालों से मन लगाकर प्रयास करने वाले सभी आयोजक मित्रों के साहस की, हिम्मत और लगन की सच्चे दिल से प्रशंसा करते हुए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करती हूँ. उन्होंने मुझे इस सम्मेलन में शामिल होने का मौका दिया, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है. हालांकि मैं काम करने वालों में से हूँ. मुझे बातें करना, किसी भी भाषा में बातें करना ठीक से नहीं आता. मुझे ये भी नहीं पता कि कहने लायक मेरे पास कुछ है भी या नहीं. जिसके मन में इस तरह का संदेह हो उसने वास्तव में चुप रहना ही अच्छा होगा. लेकिन मुझे यहाँ चुप रहने के लिए नहीं बुलाया गया है, इसलिए कोशिश तो करनी पड़ेगी. लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी. मैं बच्चों के लिए पुस्तकें लिखती हूँ और उन्हीं पुस्तकों के लिए चित्र भी बनाती हूँ. आज मुझे इसी विषय को लेकर कुछ कहने को कहा गया है. मेरा मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है. अगर हर लेखक अपने अपने लेखन के लिए चित्र खुद बना सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती. कम से कम जो उनके लिए चित्र बनाता है उस चित्रकार के साथ मिलकर लेखक ने काम करना चाहिए. ऐसा साहित्य पढ़ने का संपूर्ण अनुभव दे सकता है. पुराने ज़माने में चित्र पर या चित्र के पीछे लिखा जाता था, यह चित्र फला फला कलाकार ने लिखा है. मुझे यह बात बहुत प्यारी लगती है, चित्र लिखना. अगर चित्र लिखा जाता था तो वह पढ़ा भी जाता था. मतलब हमारे देश के लोग चित्र साक्षर हुआ करते थे.
लेकिन वक्त के साथ साथ जो कई सारी चीज़ें हमने खो दी हैं, उनमें से ये भी एक है चित्र साक्षरता। आज का हमारा समाज रंग रेखा की भाषा पढ़ना बिल्कुल ही भूल गया है। चित्र लिखने वाले हैं, पढ़ने वाली मुट्ठी भर भी नहीं बचे हैं। आज हम ज़रूरत से बहुत ज़्यादा शब्दों का उपयोग करते हैं। अब तो हमें शब्दों की इतनी आदत पड़ गई है कि उनके अर्थ भी खोते जा रहे हैं। उनमें जो शक्ति है उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। उनकी सुंदरता की बात करना तो मानो पाप हो गया है। अब हुआ ये है कि शब्दों की भाषा अपना सत्व गंवा बैठी है। रंग रेशा आकृति की भाषा समझना हमने कभी सीखा ही नहीं है, तो फिर संवाद कैसे होगा? कुछ भाषा तज्ञों का ये भी कहना है कि दिन ब दिन दृश्य भाषा का प्रभाव इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि शब्दों का जल्द ही अंत होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति के लिए क्या हम तैयार हैं? तैयार रहने की ज़रूरत भी है, या हमेशा की तरह जब होगा तब देखा जाएगा वाली मानसिकता लेकर हम जी रहे हैं? बाल साहित्य के बारे में बात करते हुए ये सवाल मेरे मन में उठते हैं, क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारी मानसिक स्थिति या दुविधा या संदिग्ध अवस्था में परिवर्तन होने का इंतज़ार बच्चे नहीं करने वाले। वे समय के साथ बदलते जाएंगे, आगे निकलते जाएंगे। तब बुज़ुर्ग होने के नाते, बच्चों के माँ बाप या शिक्षक होने के नाते हम कहाँ होंगे? उस बदलाव के दौर में बच्चों को सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे? हमने हमारी ऐसी हालत क्यों की है, क्यों होने दी है? यह मानना कि हम चित्र या संगीत या शिल्प या किसी भी कला के बगैर जी सकते हैं, इनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। इसका मतलब हम एक हाथ के बगैर या एक आँख के बगैर भी जी सकते हैं। हमें इनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम खुशी खुशी एक आधी अधूरी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हैं, और इसलिए मैंने जो बात कही उस पर आप सब ज़रूर विचार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मधुरी। अब मैं उषा से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार प्रकट करें। हांव म्हजे वतीन आनी NCERTचे वतीन तुमचे समाख्याचे अभिनंदन करता तुमका परवी। एक बात मुझे अपनी ज़िंदगी में सीखनी है, उतारनी है, वो ये कि जब किसी से बात की जाए तो कोशिश की जाए कि उसकी भाषा में बात की जाए। इसलिए टूटी फूटी ही सही कोंकणी बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और अगर बहुत अच्छी कोशिश नहीं कर पाई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कोंकणी भाषा मंडल की है। खैर, बच्चों की दुनिया में स्वागत है आपका। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि मन के किसी कोने में बच्चे का मौजूद रहना, उसका जिंदा रहना बेहद ज़रूरी है। तो जो बच्चे जैसे हैं और जो बच्चे हैं वो सब मेरे दिल के कोने में अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन और आने वाले बच्चों का भी स्वागत है। बच्चों की दुनिया के करीब रहना आपके खुद के व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा है, हमारी खुद की पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है। दुनिया भर के आपाधापी में हम जो लगे रहते हैं, दौड़ भाग में, 2 वक्त की रोटी कमाने में जो हम लगे रहते हैं, कभी सुकून से अपने साथ बैठने का हमें मौका नहीं मिलता। बच्चों के साथ रहेंगे तो वो मौका आपको मिलेगा। खुद को जानने का, खुद को समझने का ये मौका हमें ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। तो हम बात करते हैं बाल साहित्य की, बच्चों के साहित्य की। जब हम बच्चों के साहित्य की बात करते हैं तो दरअसल ये चीज़ें हमारे सामने रहती है, जिसमें कहानी है, कविता है, नाटक है, चित्रकथाएं हैं और जानकारी परक साहित्य है। मकड़ी कैसे जाला बुनती है, मेंढक कैसे टकराता है, रॉकेट कैसे काम करता है, सूरज दिन में ही क्यों चमकता हुआ नजर आता है, ये रात में क्यों नहीं होता। दुनिया भर की जानकारी वाला देने वाला साहित्य और बच्चों की भाषा में बच्चों के तरीके से, रोचक तरीके से देने वाला साहित्य इस श्रेणी में आता है, लेकिन बच्चे जिसे पढ़कर आनंद लेते हैं। और भी बहुत कुछ जो बच्चों के मन को भा जाए।
कैसा हो बच्चों का साहित्य, ऐसी हो कविता जिसमें लय है, तुकबंदी है, दोहराव है, शब्द चित्र हैं, कल्पना है और भी बहुत कुछ जो बच्चों को नया काव्य रचने का मौका दे। अगर आप इस बात पे गौर करेंगे तो हम जब कविता की बात करते हैं तो उसमें गेय तत्व यानी कि गाने वाला तत्व, गाने को गुनगुनाने को आमंत्रित करने वाला तत्व होना जरूरी है। वो कंपोनेंट जरूरी है, वो कविता का एक जरूरी हिस्सा है। वो लय है, वो तुकबंदी है। जैसे एक कविता है, चकई के जगतुम चकई के चकदुम, गांव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम चकई के चकदुम। चकई के चकदुम चकई के चकदुम, टेसू की गैया दूध पिए हम तुम चकई के चकदुम। कागज की नैया पार करे हम तुम चकई के चकदुम चकई के चकदुम। चकई के चकदुम चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम चकई के चकदुम। अब इस पूरी कविता में चकदुम चकदुम जो आया है उसमें लय है, दुम दुम, अंतिम जो ध्वनि है, अंतिम जो आवाज है वो म पर समाप्त हो रही है और म से पहले की भी जो आवाज है दू, वो आपको इस पूरी कविता में मिलेगी। कविता में टेक काम करती है। टेक यानी कि एक ऐसी पंक्ति जिसे आप आज की भाषा में कहें तो टैगलाइन, या अगर नृत्य की दुनिया की बात करें तो सिग्नेचर स्टेप। तो ये जो टैगलाइन है, ये जो टेक है, ये जब कविता में बार बार आती है तो बच्चे इस कविता को गाने का आनंद लेते हैं क्योंकि वो अपने आप को जोड़ पाते हैं। दूसरी बात इसमें दोहराव है, और दोहराव है चकई के चकदुम चकई के चकदुम। ये कविता श्री रमेश तैलंग जी की है और जो चित्र आप देख रहे हैं ये एक महान चित्रकार है तापोशी घोषाल, ये उनका बनाया हुआ चित्र है। टेसू की गैया दूध पिए हम तुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। तो इस पूरी कविता में जो भी कुछ शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश की है उसको जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम सुनते हैं, उसका पूरा एक दृश्य, उसकी पूरी तस्वीर, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती है। कागज की नैया पार करे हम तुम, जब हम ये सुनते हैं या बच्चे भी जब सुनते हैं तो वे खुद कागज की नाव बनाकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने जहन में। अगर कविता सुनते सुनते उसका पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाए और हम खुद उस कविता में अपने आप को देख सकें तो ये मान लीजिए कि कविता अपने आप में सफल है। वह जो कुछ कहने के लिए रची गई थी उसका रचना सफल हो गया है। इसमें एक तरह की कल्पना है। जरूरी नहीं है कि बाल साहित्य ऐसा हो जो जिंदगी के कठोर यथार्थ हार्ड रियलिटीज पे ही आधारित हो। कुछ ऐसा काव्य रचना जरूरी है बच्चों के लिए जो उन्हें कल्पना करने के लिए प्रेरित करे, उनकी इमेजिनेशन जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करे। कैसी हो कहानी, ऐसी हो कहानी जिसमें रोचकता है, जिसमें दोहराव है, जिसमें चमत्कार है, जिसमें कल्पना है, अनुमान लगाने की गुंजाइश है और भी बहुत कुछ जिससे बच्चे खुद को जोड़ सके। कहानी कैसी हो, इंटरेस्टिंग हो, और ये जो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट है ये हम सभी के लिए अलग अलग है। हो सकता है कि मुझे किसी एक कहानी में बहुत मज़ा आए, तो हो सकता है उसी कहानी में अन्वेषा को बिल्कुल मज़ा ना आए। हो सकता है कि स्नेहा को थोड़ा थोड़ा सा मज़ा आए। ये जो मज़ा आने वाला तत्व है ये दरअसल हमारी खुद की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। ये जो मज़ा तत्व है ये निर्भर करता है कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, हमारा अनुभव कैसा है और हम किस तरह के सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। दोहराव, जैसे हमने कविता में दोहराव की बात की, कहानी में भी टेक चलती है और उसमें दोहराव होता है। कोई एक घटना बार बार आती है। जब हम दादी नानी से कहानी सुनते थे तो दादी और नानी हमारी जब कहानी कहती थी तो उसमें प्रोज भी था, पोइट्री भी थी, यानी कि कहानी कुछ शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ी, फिर अचानक से उसमें कविता की 4 पंक्तियां आती हैं और उसके आगे एक पूरी घटना बताई जाती है और फिर हम गद्य पर आ जाते हैं। तो जो पोज और पोइट्री का कॉम्बिनेशन है ये बच्चों को रिझाता है क्योंकि यहाँ पर मोनोटनी टूटती है, रिदम टूटती है। रिदम किसकी? हम लगातार वर्णन करते चले जा रहे कि कहानी में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो उसकी एक मोनोटनी बनती जाती है, एक रास्ता जिसे हम कहते हैं। जब हम गद्य के साथ या प्रोज के साथ पोइट्री को भी जोड़ते हैं, फिर प्रोज लेकर आते हैं तो उसकी वो मोनोटनी टूटती है, वो एक रास्ता भंग होती है। कहानी में इस एक रास्ता का भंग करना जरूरी है। तीसरी चीज है चमत्कार। यहाँ मैं किसी बाबा के चमत्कार की बात नहीं कर रही हूँ। ये चमत्कार दरअसल क्लाइमैक्स का चमत्कार है कि आगे क्या होगा। जो कहानी बच्चे जब सुनते हैं या आप भी सुनते हैं तो आगे की कहानी आपका दिमाग बुनना शुरू कर देता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो सडनली होता है कि
कविता यू टर्न लेती है, कहानी यू टर्न लेती है, ये जो यू टर्न लेना है वो चमत्कार है। आपने अपने जहन में जो कहानी बनाई थी या बना रहे थे, असल कहानी वह उस ट्रैक पर नहीं चलती है। तो जो ट्रैक आपने सोचा था और जो ट्रैक कहानी लेती है, जब वो दोनों एक जैसी नहीं होती तो वहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है। तो कहानी अचानक से यू टर्न लेती है या कहानी अचानक से कोई नया मोड़ ले लेती है, यही चमत्कार है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो जब बच्चे के दिमाग में आए अच्छा ऐसा इस कहानी में हो गया, अरे ये कैसे हो गया, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, ये चमत्कार का साइड है। तीसरी चीज है कल्पना। कल्पना दो तरह की हो सकती है, इमेजिनेशन, आप आगे की कहानी के बारे में सोचते हैं, और दूसरी बात कहानी में जो पात्र आए हैं, कहानी में जो घटनाएं आई हुई हैं, आप उनके बीच में खुद को पाते हैं। अनुमान लगाने की गुंजाइश ये जरूर होनी चाहिए किसी भी साहित्य में, और भी बहुत कुछ जिससे बच्चे खुद को जोड़ सकें। तो ये मेरी फेवरेट कहानी है जिसका जिक्र मैंने कल आपसे किया था, माला की चांदी की पायल। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम, माला की हई से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धम से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भऊ से पहले डाकिया निकल गया। ये दरअसल एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसे अपने घर के लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। तो एक दिन उसकी मम्मी उसके लिए एक चांदी की पायल लाती है, उसकी छमछम से पूरा घर पता लगा लेता है कि अब माला आ रही है, तो कोई डरता नहीं है। ठीक है, ये कहानी है। और ये जो अभी आपने कहानी सुनी है, देखिए, ये उसके बाद की स्थिति है कि माला को चांदी की पायल पहना दी जाती है और वो पहन लेती है, उसमें घुंघरू हैं, घुंघरू की आवाज से पता चल जाता है कि अब माला आ रही है, इसलिए अब कोई डरता नहीं है। वरना जिन जिन को अभी वो डरा रही है वो नहीं डर रहे हैं। इस चीज से पहले वाला हिस्सा जो था कहानी का, यानी कि इंटरवल से पहले की जो कहानी थी, उसमें सब लोग डरते हैं। नानी के हाथ से खाने की प्लेट छूट जाती है, डाके के हाथ से चिट्ठियां छूट जाती हैं, लेकिन अब कोई नहीं डरता और छोटा भाई रोने लगता है डर के मारे। तो ऐसे में माला ने क्या किया होगा बताइए? तो ऐसे में माला ने क्या किया होगा? बिना पायल के कुछ कुछ नजदीक है। हाँ, ये कहानी का क्लाइमेक्स है, इसको एक चमत्कारिक पॉइंट भी कह सकते हैं कि ऐसे में माला ने क्या किया होगा। कहानी की किताब बनाते समय ये वाला जो पन्ना है विशेष रूप से ये पाठक के, रीडर के दाईं तरफ है। दाईं तरफ रखने का उद्देश्य ये है कि यहाँ से आके अब आपको अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है कि माला ने क्या किया होगा। यहाँ रोककर कहानी को, अब टीचर पूछ सकते हैं अच्छा बताओ माला ने क्या किया होगा, तो बच्चे अब अपनी अटकल लगाते हैं। ये जो अपनी अपनी अटकल लगाना है, अनुमान लगाना है, वह विशुद्ध रूप से हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे पढ़ने पर निर्भर करता है कि हमने कितनी तरह का लिटरेचर पढ़ा है। तो हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। यहां स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या यह स्टोरी सिर्फ यही खत्म हो गई? नहीं, अब कहानी जहां से शुरू हुई थी वापस माला की जिंदगी में वो कहानी अपना दोहराव लेकर आती है। एक और इसमें खूबसूरत चीज है कि माला ने चांदी की पायल कहाँ लगाई है? भाई की गाड़ी के पीछे। यानी कि अब क्या होगा कि भाई अपनी गाड़ी से जब जब आएगा तब तब लोगों को लगेगा कि माला आई है और माला अपना डराने का काम कर जाएगी। क्या क्या हो बच्चों के साहित्य में? चित्र। अभी माला की चांदी की पायल के जिस अंतिम चित्र के बारे में हमने बात की है, दरअसल ये चित्र बच्चों को कहानी, कविता या साहित्य को पढ़ने में, साहित्य को पढ़ने में मदद करते हैं और अनुमान लगाने में मदद करते हैं। हालांकि चित्र का जो एरिया है वो विशुद्ध रूप से माधुरी जी का है, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी दखलंदाजी कर रही हूँ। चित्र अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनका मीडियम अलग हो सकता है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक लड़की किताब पढ़ रही है, ये कागज का बनाया हुआ चित्र है, सिर्फ और सिर्फ कागज के हैं इस्तेमाल किया गया है। जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्ले है, क्ले से मॉडल बनाए गए और एक घटना को दिखाया गया, एक पूरे इंसिडेंट्स को दिखाया गया है। तीसरा कलर पेंट है ये।
तो 3 तरह के मीडियम है और इस तरह के मीडियम कई आते हैं जिसे एक चित्रकार इस्तेमाल करता है। जब चित्रकार कोई चित्र रचता है तो उसके जहन में पूरी घटना आ जाती है और वो घटना सिर्फ और सिर्फ कहानी में जो बताया गया है या साहित्य में जो कहा गया है उस पर ही आधारित नहीं होती, वो दरअसल उससे आगे की कहानी बुनने में भी मदद करती है। तो चित्र शब्दों से परे जाकर, शब्दों से आगे जाकर भी हमें कहानी के बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हैं। चित्र ऐसे हो जो विस्तृत हो, जिसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो, आकर्षक हो और वैविध्यपूर्ण हो, यानी कि वैरायटी हो। मीडियम में वैरायटी इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप ये गाड़ी का चित्र देख रहे हैं, ये कपड़े पर बनाया हुआ चित्र है जहां हम एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। हम एक से अधिक मीडियम को इस्तेमाल करते हुए एक चित्र भी बना सकते हैं। और अब टेक्टाइल बेस्ड यानी कि टच बेस्ड इलस्ट्रेशंस भी बन रही हैं। पूरी की पूरी जो कहानी है वो कपड़े पर बुनी गई है, स्टिचिंग पर, और उसके हिसाब से कहानी आगे बढ़ती है। तार्किक गति वाले हों, यानी कि कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें एक लॉजिक हमें रैशनल नजर आए। विस्तार देने वाले हों, जो कहानी में नहीं भी कहा गया उसे बताने वाले हों। कल्पना को पंख देने वाले, और ऐसे जिससे वह भी पढ़ा जा सके जो कहा ही नहीं गया। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और क्या हो बच्चों के साहित्य में? कोई नई बात हो और किसी पुरानी बात की नई प्रस्तुति हो, दोनों में फर्क है। आप कोई नया विचार लेकर आए, कोई नया आइडिया लेकर आए, घिसे पिटे विषय नहीं है साहित्य रचने के लिए, कुछ नए तत्व भी आते हैं, या पुराने तत्वों की नई प्रस्तुति हो, उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट स्टाइल में हो। भाषा की रवानगी जरूरी है। बच्चे जिस भाषा से परिचित है उस भाषा में बच्चों का साहित्य लिखा जाए। भाषा में सहजता होना जरूरी है। पढ़ने का आनंद लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब रचने की गुंजाइश हो, बच्चे साहित्य पढ़े तो उन्हें भी साहित्य रचने की प्रेरणा मिले। जब हम साहित्य को रचने की बात करते हैं तो उसका मतलब है ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी कहानी, कविता लिखे, जो भी उनके मन में आता है वो लिखें, और वे तमाम संवेदनाएं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। बच्चों ने लिखी कहानी। जब बच्चे कई तरह की कहानियां पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कहानियां किस किस तरह से शुरू होती हैं, और ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक बार एक बंदर पेड़ पर आराम से खर्राटे भर रहा था। एक दिन एक छोटी सो रही थी। एक बार एक लड़का भूत का मास्क से चूहे को डरा रहा था। ये कहानियां बच्चों ने अपने अपने लिहाज से शुरू की है। ये कुछ और एग्जाम्पल है जब बच्चे किसी कहानी को पढ़ते तो अपनी कहानी किस तरह से रचते हैं, लेकिन सब में कॉमन एलिमेंट है, एक बार की बात है। ये एक कविता है, निरंकार देव सेवक जी की कविता है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, और ये बच्चों ने अपनी कविता को आगे बढ़ाया है। यह है कि जो साहित्य बच्चे पढ़ते हैं वो उन्हें कुछ खुद रचने की गुंजाइश देता है। जब बच्चे साहित्य पढ़ते हैं तो इन सब चीजों पे भी गौर करते हैं, और जब वे खुद लिखते हैं तो इन सब चीजों को शामिल करते हैं। ये बच्चे कहानी लिख रहे हैं, जादुई दुनिया, लेखक अबीर भंडारी। टाइटल और राइटर का नाम ये भी बच्चे सीख जाते हैं। ये उसकी बनाई हुई कहानी है। फुटा, मोटा, इसके और गुजमू, ये 3 पात्र हैं। और अंत में ये सबसे अच्छी वाली स्लाइड है, बच्चा होना अच्छा है। तो आपने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देव बरे करूं, जय गोय, जय भारत। देव बरे करूं उषाजी, तुमचे कितें प्रस्न असले विचारूं येता? उषाजी खातीर जर तुमचे कडेन कितें प्रस्न आसत जाल्यार तुमी विचारचे। Wonderful. I have one doubt, probably I didn't hear carefully. Probably. जब आप चित्र के बारे में नोट्स दे रही थी, पहली है विस्तृत, then आकर्षक। हाँ, I must, मैं दोहराना चाहती हूँ that your presentation was beautiful. हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Only thing I probably didn't understand the difference between विस्तृत और विस्तार देने वाला। दोनों में फ़र्क इस लिहाज से है, जब हम विस्तृत चित्र की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी एक घटना को आपने कितना डिटेल में दिया है। मान लीजिए कि अगर हम हाथी वाली बात करते हैं, या इससे पहले वाले चित्र की भी बात करते हैं,
ये देखिए, इसमें ये जो दादाजी की गोद में लड़की सो रही है और किताब पढ़ रहे हैं दादाजी, तो ये है कहानी थातू और मैं। ठीक है, इसमें 2 रंग इस्तेमाल हुए हैं, काला और पीला, इसके अलावा कोई दूसरा रंग इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये भी आकर्षक है। अब डिटेलिंग देखिए क्या है। सीन इस तरह का है कि दादा की गोद में पोती सो जाती है, सिर्फ इतनी सी बात है, और वो कहती है उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। लाइन सिर्फ इतनी है, उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। अब इस शब्द को, इस घटना को कैसे दर्शाया है कि दादा की गोद में वो सो गई। दादाजी कहाँ बैठे होंगे? वे पलंग पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, यहाँ वो आराम कुर्सी पे बैठे हैं। उनके हाथ में किताब है, यानी कि जो लिखा गया है उसमें किताब हो जरूरी नहीं है, लेकिन दादाजी किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज है पंखा चल रहा है। चौथी चीज आप देखेंगे कि ये जो कपड़े टंगे हुए हैं, यानी कि आप पूरे एक कमरे का दृश्य दे रहे हैं, ये कहलाता है कि चित्र विस्तृत हो। अब आप इसके साथ वाला चित्र भी देखिए, जहाँ क्ले से ये पूरा दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि पूरा घर, ये गड़बड़ परिवार ने सुलझाई परेशानी है कि उनकी नानी घर आती है और घर के कपड़े गंदे पड़े हुए, तो कपड़े कौन धोएगा? पिताजी साफ मना कर देते हैं, लेकिन बाद में पिताजी मान जाते हैं, पूरा घर कपड़े धोने में लगा हुआ है। तो पूरा घर कपड़े धो रहा है, उसको डिपिक्ट करने के लिए किस तरह का एक चित्रकार आसपास के चीजों को रचता है, जिसे हम कहते हैं मंच सज्जा। आप एक कक्षा का दृश्य दिखाते हैं, लेकिन कक्षा के दृश्य में क्या क्या शामिल हो, उसमें जो चीजें हम शामिल करते हैं, बोर्ड है, चार्ट है, कोई बिल्ली खिड़की से झांक रही है, कोई बच्चा ऊँघ रहा है, कोई बच्चा सो रहा है, कोई बच्चा किताब उठा रहा है, तो एक लाइन में सिर्फ एक बात कही गई है, लेकिन उसके सहारे हम जिस पूरे परिदृश्य की कल्पना करते हैं वो कहलाता है विस्तृत हो, डिटेलिंग हो। अब हम आते हैं कि विस्तार देने वाले चित्रों में खास बात होती है कि वो आगे कल्पना करने में मदद करते हैं, यानी कि अब आगे कहानी में क्या होगा। आप जो हाथी का दृश्य देख रहे हैं, अप्पू कुट्टन को कैसे तोला जाए, ये कहानी का टाइटल है। एक राजा सोचता है कि भाई हाथी का वजन कितना है, कैसे तोलेंगे, ऐसा तो कोई कांटा हमारे पास नहीं है, तो फिर वो कुछ जुगत लगाते हैं कि उसको नाव में बिठाते हैं, कितना पानी अंदर जाएगा। इस कहानी में इस तरह से कहा गया है। तो ये जो एक पूरा चित्र है, ये आपको आगे क्या होगा उसे सोचने में, अनुमान लगाने में मदद करते हैं, तो ये कहानी को विस्तार देते हैं। यानी कि जो कुछ कहानी में नहीं कहा गया और उसके आगे की जो कुछ कहने की कोशिश की गई है, अगर चित्र में वो गुंजाइश है, वो स्कोप है, तो इसे हम कहते हैं विस्तार देने वाले हो। इसका मतलब ये है, जो कुछ शब्दों में कहा गया है, चित्र सिर्फ वहीं तक सीमित न हो, उसके आगे की बात कहते हो। शुक्रिया। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बच्चों की पुस्तक और चित्र उनका बहुत मायना रखते हैं। वो ज़्यादातर पुस्तक पढ़ने से पहले वो चित्र को ही देखते हैं, लेकिन मुझे यह जानना था कि चित्रकार के हो या ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा कुछ, क्योंकि कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाद में ज़्यादा कॉस्ट हो गया तो पुस्तक बेची नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, तो उसके हिसाब से हमें कुछ जानकारी। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, वो इस लिहाज से कि आप कंसर्न फील कर रही हैं कि बच्चों को साहित्य पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे साहित्य को खरीद सकें, उसे प्राप्त कर सके, इसकी भी कोई जुगत हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपको ये एक्सप्लोर करना होगा कि देश भर में, राज्य भर में ऐसे कौन से इलस्ट्रेटर्स हैं जो बच्चों के लिए इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस रहता है, वो थॉट प्रोसेस सीधा सीधा हमारे चित्र में रिफ्लेक्ट करता है। हम जो भी इलस्ट्रेशंस बनाते हैं उसका रिफ्लेक्शन उसमें मिलता है। तो आपने ये सुना होगा कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, कोई चीज़ बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन जब हम बच्चों के लिए रचते हैं तो ऐसे चित्र बनाएं जिसमें वो कॉन्क्रीट फॉर्म में उभर कर आए हमारे सामने। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट की आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे। उनके लिए खुशी इस बात में है कि मेरे बनाए हुए चित्र या ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये अल्टीमेटली बच्चों के काम ही आएगा। तो बच्चों के लिए जो लोग काम करते हैं वो आपसे ज़्यादा कॉस्ट की अपेक्षा नहीं रखेंगे। तीसरी बात ये कि चित्र हम बहुत सस्ते में बनवा लें, यानी कि हम उनके लिए कम खर्च कर पाएँ
और बहुत अजीब से चित्र बने उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपने कम भी खर्च किया होगा वो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए कोशिश है कि हम जो चित्र बनवा रहे हैं ऐसे चित्रकारों से हम संपर्क स्थापित करें, और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे चित्रकार हैं जो आपके लिए ये काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि फंड्स हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि जो फाइन आर्ट्स के कॉलेजेस हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम ये वाला काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें राइटर को और इलस्ट्रेटर को साथ बैठना होगा। राइटर ने जिस लिहाज से लिखा है उसकी बात, उसके मन की बात उसकी इलस्ट्रेशंस में आनी चाहिए। इसलिए राइटर इलस्ट्रेटर के साथ बैठकर काम करने पर हम NCERT ज़्यादा फोकस करता है, और हमारी जो मैगजीन है फिरकी उसमें राइटर इलस्ट्रेटर्स के साथ हम बातचीत करवाते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसमें बच्चों के बनाए हुए चित्र भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। थातू और मैं का जो आप चित्र देख रहे हैं वो आपको ऐसा लगेगा देखने में कि बहुत छोटे से बच्चे ने ही बनाया है, लेकिन ये लाइन ड्राइंग है। तो कितने मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, कैसा 4 कलर होगा, 1 कलर होगा, 2 कलर होगा, उसके लिहाज से इलस्ट्रेशंस की कॉस्ट बैठती है। आप बच्चों से भी चित्र बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें वो बात होनी चाहिए। और सिर्फ बच्चों से इस लिहाज से चित्र मत बनवाइए कि वो कॉस्ट नहीं लेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा वो। इस लिहाज से बनवाइए कि जब बच्चे पढ़ते हैं और अपने मन से कोई चित्र बनाते हैं तो उनके मन की बात वहाँ पर आती है। राइटर बनने के लिए, इफेक्टिव राइटर बनने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, और चित्र अपने आप में शब्दों का काम करते हैं। तो इसलिए आप दोनों मीडियम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन चित्रों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आप बच्चों से भी बनवाइए और फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट से बनवाइए, उनकी कॉस्ट लगभग कम रहती है, और ऐसा होगा कि जिसे बच्चे, मतलब ऐसा साहित्य जिसे बच्चे खरीद सकते हैं। वैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत कम मूल्य पर बहुत अच्छा साहित्य उपलब्ध कराती है। NCERT के अलावा उसमें NBT का भी नाम शामिल है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, CBT है। कथा पे जाएंगे तो थोड़ा और महंगा है, तुलिका कथा से थोड़ा सस्ता है, उनकी किताबें उससे है, लेकिन जितनी कॉस्ट तुलिका लेती है वो वर्थ है, यानी कि जो दे रहे हैं वो। और भी बहुत सारी संस्थाएं, एकलव्य है, और तक्षशिला फाउंडेशन का एक तारा है जो जिनकी एक पत्रिका निकलती है प्लूटो। तो वहाँ से अगर आप ये बाल साहित्य लेते हैं तो आपको इतना महंगा साहित्य नहीं पड़ेगा, बहुत कम है। NBT की एक किताब, मतलब जो उसकी सबसे कम कॉस्ट की किताब है वो 11 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये की है, बस इतनी सी। आप बच्चों से चित्र बनवाइए, बड़ों से चित्र बनवाइए। जो स्टैब्लिश इलस्ट्रेटर हैं उनकी कॉस्ट यकीनन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो अभी इस दुनिया में नए नए आए हैं वो खुद हमारे लिए चित्र बनाते हुए अपनी प्रतिभा को मांझ रहे हैं, तो पैसा उनको देना चाहिए हमें कि हम उनके लिए ये रास्ता दे रहे हैं। तो कोंकणी भाषा मंडल के पास बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर्स का एक पूरा जमावड़ा है, एक पूरी टीम है रियाज एकेडमी की जो इलस्ट्रेटर्स काम करते हैं, और वो फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं। और आप अगर चिटपुट में देखते हैं या फिर की बच्चों की मैगजीन देखते हैं, आपको लगेगा कि नहीं कि किसी प्रोफेशनल से कम वाले आर्टिस्ट ने बनाया होगा। वो बच्चे हैं अभी, लेकिन मेरे लिए सम्मान्य है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, एज इलस्ट्रेटर वो काम कर रहे हैं। आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको कम पैसों में भी काम करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन कम पैसे में काम करवाने का मतलब ये नहीं होगा कि आप एक्सप्लॉइट करें, किसी के लिए वही रोजी रोटी का जरिया होता है। थैंक यू। उषा मैम जी नमस्ते। नमस्ते। आपने अपनी बात को बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ रखा, हम आपके बहुत आभारी हैं। बस मैम मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि यहाँ पर बात हो रही है कि जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न उन बच्चों के लिए है जो गॉड गिफ्टेड हैं, या फिर वी कॉल इट एज अ स्पेशल चाइल्ड। तो उन तक इन चित्रों को या फिर इन कहानियों को आपका कौन सा जरिया है कि आप उन तक पहुंचाती हैं? थैंक यू। अगर आप स्पेशल चाइल्ड या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात कर रही हैं तो गॉड गिफ्टेड ये जो लेबलिंग है ये कुछ और अर्थ देती है, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड है। और एक बच्चे वैसे भी हैं जो बहुत अच्छे से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो आप किस तरह के बच्चों की बात कर रही हैं? वो जो जिनका IQ लेवल बहुत हाई है, या वो बच्चे जिनकी अपनी कुछ स्पेशल नीड्स हैं? जिनकी अपनी कोई स्पेशल नीड है, बिल्कुल ठीक। देखिए, अपनी बातचीत में मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि हमारे पास जो इलस्ट्रेशंस बनती हैं उसके कई मीडियम हैं। अगर आप जो स्क्रीन पे आपको 3 मीडियम नज़र आ रहे हैं, पहला वाला तो पेपर का है, ठीक है,
इनके साथ काम करने के लिए एक खास तरह का प्रशिक्षण, खास तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि हम जो बच्चे देख नहीं सकते हैं अच्छे से, तो उनके साथ हम उनको कैसे फील करवाएं, टच करके फील करेंगे। तो टेक्टाइल बेस्ड किताबें हैं मार्केट में, तो हम उसके साथ इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं और वो उसको छू कर देखते हैं। जब बच्चे इस पढ़ती हुई लड़की के चित्र को छुएंगे तो एक आउटलाइन जो कटआउट है उसका, उस पर उनका ध्यान जाएगा, तो वो अपने आप में उसकी एक शेप, उसकी एक दिमाग में तस्वीर बनाना शुरू करते हैं। यानी कि उनको फील होता है कि ये कुछ अलग से स्ट्रक्चर है। जब वो उसको छू रहे हैं तो टीचर का काम है उसे नाम दें, यानी कि जिस चीज़ को हमने छुआ है उसे नाम देना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसे देख तो नहीं पा रहे, लेकिन छूने से पता चल जाएगा कि वो गोल है, चकोर है, उसके साथ एक नाम एसोसिएट हो गया। तो टच बेस्ड बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और एनबीटी की 2 किताबें हैं, 3 मछलियाँ और लाली और काली। ये टच बेस्ड ही किताबें हैं। मछुआरा जाल डालता है तो वहाँ एक जाल रखा गया है ताकि बच्चे उस जाल को छूकर जाल को फील कर सके। मछली है तो मछली का कटआउट दिया गया है, पेड़ है तो पेड़ का कटआउट दिया गया है, और अगर सांप है तो पेपर को फोल्ड करके वो सांप बनाया गया है। तो ऐसे टच बेस्ड किताबें भी आती हैं। क्ले वाला भी बच्चे को, जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, ये वो फील देने की कोशिश करेगा 3 डायमेंशनल कि ये किस किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, और प्लेन तो है ही। जब ऐसे बच्चों के साथ साहित्य को शेयर किया जाता है तो टीचर एक तो बहुत तसल्ली से काम करे बच्चों के साथ, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, बच्चों को फील करने का टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और जो भी हम उनसे महसूस करवा रहे हैं उसे नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो ऑडिटरी सेंस है वो बहुत बेहतरीन है। तो बच्चे जब फील करेंगे टच करते हुए, उसके साथ ऑडिटरी सेंस भी जुड़ेगा, तो बच्चे धीरे धीरे उस साहित्य को समझना शुरू होंगे। तीसरी बात ये है कि कहानी सिर्फ कहानी में नहीं है, कहानी हम सुनते भी हैं, कहानी हम पढ़ते भी हैं। यहाँ ये बच्चे कहानी को सुन भी रहे हैं और उसे फील भी कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे लेकिन टच करते हुए वो उसे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनके लिए मौखिक साहित्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरल लिटरेचर। जैसे दादी नानी कहानी सुनाती हैं तो कहानी सुनने का मज़ा लेना है। यहाँ लिमिटेशन ये है कि कहानी में जो चित्र दिए गए हैं उन्हें वो देख नहीं पा रहे, लेकिन एक टीचर की खुद की बातचीत, खुद के सवाल चित्र का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो आप वो हवा उसे फील करवा सकते हैं। पंखा लगाइए या कॉपी से ही जल दीजिए तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अचानक से पानी की एक बूंद गिरी तो बूंद उसके हाथ पे टपका दीजिए तो ये पानी की बूंद गिरी। बच्चे इस तरह से फील करके भी लिटरेचर को एंजॉय कर सकते हैं। ओरल लिटरेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और धीमी गति के साथ उनके साथ कहानी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का लो आईक्यू है ऐसा सोचना गलत है। आप उनके साथ डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डील कीजिए कि अच्छा बताओ अब आगे क्या होगा कहानी में, अब आगे क्या होगा, इसे बताने के लिए उसे चित्र देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। हाँ, उन बच्चों के पास एडवांटेज है क्योंकि चित्र में वो गुंजाइश है जो आपको ये बताती है कि आगे क्या हो सकता है, कि हाँ वो एडवांटेज बच्चे के पास नहीं, लेकिन बच्चे फिर भी सोचेंगे कि आगे क्या हुआ होगा। तो वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, हालांकि मेरे हिसाब से हर बच्चे की स्पेशल नीड होती है, तो ऐसे बच्चे जिनकी डिसेबिलिटी है किसी भी तरह से, और ऐसे बच्चे जो जिनमें डिसेबिलिटी इस तरह की नहीं है, दोनों तरह के बच्चों को डील करने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों का कॉमन पॉइंट एक है कि बच्चे के थॉट प्रोसेस को जनरेट कर सके, बच्चे साहित्य से अपने लिए कुछ रच सके और अपना साहित्य क्रिएट कर सके। तो जो बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, ब्रेल में नहीं लिख पा रहे हैं, तो उनसे मौखिक रूप से ही उनकी कहानी सुन ली जाए और उनकी कहानी को सुनकर उनकी कहानी को लिखिए, उसे क्लास में डिस्प्ले कीजिए, एग्जीबिशन में लगाइए और बच्चे को पढ़ कर सुनाइए, या कोई तीसरा साथी पढ़ के सुना सकता है, देखो तुम्हारी कहानी क्लास में लगी हुई है, अच्छा देखो तुमने ये लिखा था। अब टीचर ने या किसी थर्ड पर्सन ने उनकी पूरी कहानी सुनाई। यहाँ बच्चे को सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा कि मेरी डिसेबिलिटी के बावजूद मेरी कहानी क्लास में इम्पॉर्टेंट प्लेस ले रही है। इस तरह से हम बच्चों से डील कर सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात और ये कहूँगी, 2 तरह की लेबलिंग की ये डिसेबल्ड है और डिसेबल्ड नहीं है, वो उतना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी भी बच्चे के साथ काम करने का आपका अनुभव अलग होता है, वो आपको नई चीज़ सिखा के जाता है। तो कोई एक चीज़, कोई एक तरीका हर बच्चे के लिए काम करे ये ज़रूरी नहीं है।
हमें अपने बच्चों को समझना होगा। सबसे पहले उनके मन को समझना ज़रूरी है, और फिर उनके मन को समझने के बाद, उनकी पूरी पर्सनालिटी को समझने के बाद हम उनके साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना ज़्यादा समय आप बच्चों के साथ रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी डील करने की कैपेसिटी बिल्डअप होगी। तो मेरे संपर्क में, मेरे कांटेक्ट में जितने बच्चे आए हैं अभी तक इस तरह के, उनके साथ काम करते हुए मैंने यही सीखा है। तो हो सकता है कि अब आगे और मुझे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं कुछ और बेहतर आपको बता पाऊँगी। और डिसेमिनेशन हमारा ई बस्ता है। आप गूगल बाबा पे ई बस्ता टाइप करेंगे, NRO या टाइप करेंगे, नेशनल ओपन रिसोर्सेज, तो वो भी आपको वहाँ मिलेगा। तो वहाँ ऑडियो वीडियो कई तरह के प्रोग्राम मिलेंगे आपको, तो वो शेयरिंग हम वहाँ से करते हैं। लेकिन उसकी जानकारी टीचर्स को और पेरेंट्स को होना बहुत ज़रूरी है। पर गूगल बाबा की वजह से सब कुछ आसान हो गया है। आप कुछ भी टाइप कीजिए, फिर की बच्चों की चिरपुट या कथा तुषार या कुछ भी आप, तो वो बता देगा कि आपके पास कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं। तो ई कंटेंट पे ज़्यादा है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की साइट पर भी ये चीज़ें हैं। ई बस्ता है, ई पाठशाला है, NROER है, वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम वहाँ से देख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, उनको रुचि है पढ़ने की, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते उनको साहित्य की तरफ आकर्षित कैसे करें? चित्रों के माध्यम से। हमारी जो खुद की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग के बारे में, पढ़ने के बारे में, वो यही है कि पढ़ना शुरू होता है अक्षर से, शब्दों से, लेटर, वर्ड से, सेंटेंस पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं। जबकि पढ़ने की ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं है। जब हम कहते हैं कि पढ़ना है समझना, रीडिंग इज़ मीनिंग, तो ये जो मीनिंग है वो प्रिंट और नॉन प्रिंट दोनों से हमें मिलता है। किसी एक तस्वीर को जब आप देखते हैं और उसे जब समझते हैं, उससे कोई मीनिंग आप अपने लिए बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो भी पढ़ना है। पढ़ने की जो अभी प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि पढ़ना चित्रों के माध्यम से शुरू हो जाता है। बच्चा मार्केट जाता है और मार्केट जाके वो कहता है कि मुझे अंकल चिप्स लेना है, ठीक है, ये लेज़ लेना है, कुरकुरे लेना है, कैडबरीज की चॉकलेट लेनी है, मंच लेनी है। तो जब वो इतनी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कहता है ये नहीं, ये वाला कैडबरीज चाहिए, तो बच्चा कैडबरीज का क्यू भी नहीं जानता, पार्ले का पी भी नहीं जानता, मंच का एम भी नहीं जानता। लेकिन वो जो प्रिंट है, यानी कि जो छपा हुआ है, चाहे वो अक्षर की फॉर्म में छपा हुआ है या पिक्चर की फॉर्म में छपा हुआ है, ये दोनों चीज़ें जो छपी हुई हैं वो बच्चे के लिए मीनिंगफुल हैं। तो जो बच्चे टेक्स्ट ओरिएंटेड रीडिंग नहीं कर पाते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, वो दरअसल टेक्स्ट ओरिएंटेड रीडिंग है कि जो प्रिंट है, जो लिखा हुआ है, उसे पढ़ना। तो बच्चों के साथ पहले आप पिक्चर्स पे जी भर के बात कीजिए। जब मैं ये कह रही हूँ कि जी भर के बात कीजिए, इसका मतलब है टीचर खामोश रहेगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे। उनसे कहिए कि अच्छा ऐसा क्या आपके घर में होता है। अगर हम बीच वाली इलस्ट्रेशन को ही देखें तो ये कहाँ का दृश्य हो सकता है, आपने कैसे सोचा ये वहाँ का है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपके घर में नहीं है, इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके घर में भी हैं। तो चित्रों पर हम जितनी विस्तृत बातचीत कर सकते हैं उतनी करें। उसके बाद क्योंकि बच्चे के पास लैंग्वेज एसेट है, अपनी भाषा में बात करने की जो काबिलियत है, योग्यता है, ये उसके पास है। उसके पास अगर नहीं है तो इस समय क्या नहीं है कि जो स्क्रिप्ट है लैंग्वेज की वो उसके पास नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसे हम कैसे पढ़ते हैं और जो हमें कहना है उसे कैसे लिखते हैं। तो चित्रों पर बातचीत करना ज़रूरी है। फिर आप जो भी बच्चे चित्र को डिस्क्राइब करते हैं उसे बोर्ड पर लिखते चले जाइए। अच्छा बताइए कि आपके घर में क्या क्या है, तो बच्चे बताएंगे पंखा है, टेबल है, चूल्हा है, गिलास है, बिल्ली भी है। तो आप सारी चीज़ें बोर्ड पर लिख दीजिए। उसके बाद एक एक शब्द को उंगली रखकर, तो जब हम उंगली रखकर या कि रीड अलाउड का काम करते हैं तो होता क्या है कि हम जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसे एक साउंड देते हैं कि जो लिखा हुआ है उसे हम ये कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घर में एक छोटा पेट है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो हम उसे नाम देते हैं कि देखो ये कुत्ते ने पॉटी यहाँ कर दी है, तो आपने उस कुत्ते की तरफ उंगली की और कहा कुत्ते ने पॉटी कर दी है। तो बच्चा जो कुत्ता साउंड है और जो पेट है उसके बीच में कोरिलेशन बनाना शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं साउंड सिंबल एसोसिएशन। साउंड सिंबल एसोसिएशन ये सिर्फ शब्दों की नहीं होती है, पूरी दृश्य की होती है, पूरी इंसिडेंट की होती है। तो धीरे धीरे जो बच्चों ने बताया है उसकी तरफ उंगली रखकर पढ़िए। अब बच्चे क्या करेंगे कि उसने बताया शब्द कि अलमारी, आपने बोर्ड पे लिखा अलमारी, अब उसे पढ़ दीजिए अलमारी। बच्चा देख रहा है लिखा हुआ अलमारी,
और सुन रहा है अलमारी, तो धीरे धीरे जब आप अलमारी और अलमारी का चित्र ये साथ साथ देते चले जाएंगे तो पूरी तस्वीर बच्चे के मस्तिष्क में बनती है अलमारी और नीचे लिखा हुआ है अलमारी। ये दोनों चीज़ें उसके ब्रेन में स्टोर हो जाती है, विजुअल मेमोरी में और ऑडिटरी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। तीसरी बार जब आप अलमारी हटा देंगे और सिर्फ नीचे लिखा होगा अलमारी, आप बच्चे पढ़ लेंगे कि ये अलमारी लिखा हुआ है। तो इसलिए साउंड सिंबल एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ी सी तस्वीर है और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, गधे ने मना कर दिया। ठीक है, तो बच्चा ये कनेक्ट कर लेगा और ये जितना ज़्यादा हम किताब को लेकर बच्चों के साथ काम करते हैं उनका ओरिएंटेशन बेहतर होता जाता है। वे जान जाते हैं कि जो कुछ तस्वीर में दिया हुआ है और जो कुछ नीचे लिखा हुआ है इसके बीच में कनेक्शन है। आप ये आजमा के देखिएगा कि आप जब बच्चों के साथ चित्र के साथ बात करते हैं और लिखते पढ़ते भी चले जाते हैं तो बच्चे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये मालूम हो जाता है कि चित्र के नीचे जो कुछ लिखा है वो उसमें उसी की बात है। वो कोशिश करते हैं कि फिर बाद में इसको पढ़ना शुरू करें। चिल्ड्रंस लिटरेचर पढ़ना लिखना सीखने में मदद करता है, लेकिन वही सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपको क्लास में उसके सहारे पढ़ना लिखना बच्चों को सिखाना होगा। चकई के चकदुम गांव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम, चकई के चकदुम का कोई अर्थ नहीं है। कागज की नैया पार करें हम तुम, कागज की नैया पार करें हम तुम पूरा दृश्य है। तो कागज कैसे लिखा जाता है, नाव कैसे बनेगी। अब नाव बनाने की एक्टिविटी कराइए और कहिए कि अब आप अपने नाम को कोई नाम भी दे सकते हैं। वो अपनी नाव बनाएंगे, नाव रंग बिरंगी होगी। जैसे एक बच्चे ने चूज़ा बनाया था, चूज़े के येलो कलर का आता, लाइट येलो कलर का, और उस बच्चे ने जब चूज़ा बनाया तो उसने कम से कम 10-12 रंग से चूज़ा बनाया। या हाथी या झोपड़ी बनाते 10-12 रंग इकट्ठा इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह से साउंड सिंबल एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है, प्रिंट का ओरिएंटेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है, और साहित्य ये मौका देता है कि बच्चे टेक्स्ट और जो चित्र है उसके बीच में कनेक्शन कर सके और फिर धीरे धीरे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। बच्चे पढ़ना जो आता है वो वास्तव में पढ़ने से ही आता है। जैसे आप कोंकणी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, मराठी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपने इसकी कहीं ट्रेनिंग ली है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने अपने परिवार में पैदा होने के बाद कोंकणी मराठी आप बोलते चले गए तो आपकी लैंग्वेज खुद ब खुद डेवलप होती चली गई। जैसे हम बोलते बोलते बोलना सीख जाते हैं, वैसे ही हम पढ़ते पढ़ते पढ़ना सीख जाते हैं। पढ़ना सीखने के बाद हम साहित्य दें, ये गलत है। पढ़ना सीखने में आपको चिल्ड्रंस लिटरेचर मदद करता है। तो चित्र और माधुरी पुरंदरे जी की तो किताब है पिक्चर रीडिंग पर, आप उसे कभी देखिएगा, और वो कोंकणी भाषा में भी यहाँ पे योगिनी जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, वो भी उपलब्ध है कि उसको किताब को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसमें टेक्स्ट कहीं नहीं है, उसमें सिर्फ चित्र हैं और बहुत डिटेलिंग है उन चित्रों में कि एक पार्क में क्या क्या हो सकता है या बच्चे कोई खेल कैसे खेल सकते हैं। वो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा, तो एक एक चीज़ के बारे में बात कीजिए, उसके जो बच्चे कहते हैं उसके शब्द लिखिए, उसके वाक्य लिखिए, उसे उंगली रखकर पढ़िए, और धीरे धीरे आप एक मीनिंगफुल टेक्स्ट से आते हैं शब्द पर, शब्द से आप आते हैं अक्षर पर, और फिर अक्षर से और नए शब्द बच्चे बनाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है चिल्ड्रंस लिटरेचर को क्लास में इस्तेमाल करने का। अक्सर टीचर ये सोचते हैं कि पहली क्लास का बच्चा से पढ़ना नहीं आता तो किताब देकर क्या फ़ायदा है। ये जो अजम्पशन है हमारी, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ही फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। किताब देंगे तो बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। चित्रों से शुरू कीजिए, टेक्स्ट पर आइए और फिर बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, लेकिन रीडिंग और राइटिंग एक साथ चलेगा। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हम भले इसकी 4 कंपार्टमेंट बनाते हैं, लेकिन ये 4 कंपार्टमेंट आपस में इंटरफेयर करते हैं, इनका जो इंटरेक्शन है वो लगातार होता है। तो एक के बाद एक सीक्वेंस में मत चलिए। कहानी सुनी और कहा कि अच्छा इस कहानी में तुम्हें जो पसंद आया है उसके बारे में लिखो, तो बच्चे चित्र बनाएंगे। चित्र का नाम देना है तो पूछेगा बच्चा आपसे इसे कैसे लिखते हैं, तो आप उसके लिए बच्चे के लिए बोर्ड पर लिखिए, आपने जो कहा है उसे ऐसे लिखा जाता है। अब बच्चा क्या करेगा, उसे वहाँ देखेगा, अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेगा, और आप कहेंगे बच्चा तो अभी स्पेलिंग नहीं जानता, ये तो नकल है। ये नकल नहीं है। आपने जो शब्द लिखा वो मीनिंगफुल है, वो बच्चे ने बताया, उसे सिर्फ लिखना नहीं आ रहा। अब बच्चा उस शब्द को बोर्ड पे देखेगा और अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ आपकी जो ओरल लिटरेसी है और रीडिंग राइटिंग है ये कनेक्ट होती जाती है लगातार। ये तरीके हैं कुछ, ये तरीके काम करते हैं, आप आजमा के देखिएगा। ऐसा नहीं हो कि तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। ठीक है, आप कोशिश कीजिए लेकिन आजमा के देखिए। चित्र
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में लेकर आइए। और ऐसे बहुत सारा लिटरेचर है जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ चित्रों के सहारे कहानी आगे बढ़ती है। और ऐसा भी टेक्स्ट है जहाँ बहुत बड़ी पिक्चर है और नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है। बरखा सीरीज़ का ट्रांसलेशन हुआ है मराठी कोंकणी में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लाइन स्टोरी है, 2 लाइन स्टोरी, 3 लाइन, 4 लाइन, तो इस तरह से स्टोरी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुअली हायर होता चला जाता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम बच्चों को कहानी लिखने में प्रोत्साहित करना चाहते हैं जी, जैसे कि आपने कहा कि पिक्चर राइटिंग हेल्प्स अ लॉट जी, तो जब हम एक पिक्चर दिखा दिया बच्चों को, मैं 6th 7th 8th के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, जब हम उन्हें पिक्चर राइटिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जब उनको खुद की कहानी लिखनी होती है, तो क्या आप एक क्राइटेरिया बता सकते हैं जो बच्चों को बोल सकते हैं कि इसके मुताबिक आपको लिखनी है, जैसे पहले इंट्रोडक्शन हो या फिर हाउ टू बिल्ड अप द कैरेक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमेक्स, ऐसा कुछ अगर स्टेप्स हो तो हमें अगर पता चले तो इट कैन एनकरेज, वी कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू राइट बेटर। देखिए, अगर आप स्लाइड देखेंगे तो यहाँ एक चित्र है। ये जो कहानी आपने देखी है ये 3री क्लास के बच्चों ने बनाई है। क्लास 6ठी हो, 3री हो, 4थी हो, 1ली हो, बच्चे कहानी बना लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत छोटे बच्चे जो हैं अभी वो कहानी लिख नहीं सकते, लेकिन कहानियाँ वो हमसे ज़्यादा अच्छी बनाते हैं और उनकी कहानी में क्लाइमेक्स बहुत जल्दी आता है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। जब उन्हें कहानी बोलने का मन नहीं होता तो वो कैरेक्टर को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कैरेक्टर मरने के बाद अब कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। कक्षा 6 के बच्चे हों या किसी भी क्लास के बच्चे हों, आप जितना वैरायटी वाली कहानियाँ उनके साथ शेयर करेंगे और अलग अलग तरह की कहानियों को शेयर करेंगे, उसमें एंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो बातचीत करना है, ये जो कहानियों को लगातार पढ़ना है, ये कहानी लिखने में उनकी मदद करती है। कॉन्शियस लेवल पर या डेलिब्रेटली हम ये कहें कि देखो एक क्लाइमैक्स होता है, इसमें एक कैरेक्टर होते हैं, इस तरह से बातचीत करना काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उन्हें प्रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम किसी कहानी के साथ जुड़ते हैं, यानी कि कहानी के साथ एंगेज करते हैं बच्चों को, ऐसा हुआ जैसे आपको शायद ये कहानी याद हो, हामिद की कहानी याद है, ईद का। हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, तो ये कहानी है। अब आप ये कहिए कि देखिए हामिद मेले में गया, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे और मेले में बहुत कुछ मिल रहा था। अच्छा बताओ मेले में क्या क्या मिलता है, तो बच्चे अपने मेले में मिलने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हमने कहा कि देखो अब हामिद खिलौना भी ले सकता था, पर हामिद ने खिलौना नहीं लिया, उसने क्या लिया, चिमटा लिया। सोचो उसने चिमटा क्यों लिया होगा, आप नहीं बता रहे कि उसने चिमटा क्यों लिया, सोचो उसने चिमटा क्यों लिया होगा। वो उसका बंदूक बना सकता था, कंधे पे रख सकता था, तरह तरह की बातें बच्चे करेंगे। फिर कहेंगे अच्छा देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। तो चिमटा लेकर हामिद अपने घर जाता, दादी पूछती है तुमने मेले में क्या किया, तो हामिद दादी को चिमटा दे देता है, क्योंकि वो कहता है दादी पूछती तुमने कुछ खाया पिया भी, तुम मेले चिमटा लेकर आए। तो हामिद कहता है कि नहीं, जब तुम रोटियां सेकती तुम्हारा हाथ जल जाता था। यहाँ कहानी को रोक के पूछे कि अच्छा बताओ, अगर क्या तुमने भी कभी ऐसा किया है कि किसी के लिए तुम मेले से कोई चीज़ लेकर आए, अगर तुम हामिद की जगह होते तो क्या करते। तो अलग अलग तरह के जवाब आएंगे। फिर अमीना चिमटा देखकर हामिद को गले लगाकर रो पड़ी। तो अमीना क्यों रोई, उन्हें तो चिमटा मिल गया, उन्हें तो खुश होना चाहिए था, तो वो क्यों रोई। तो बच्चे बताएंगे नहीं वो बहुत खुश हो गई थी, उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि हामिद ने कुछ नहीं खाया पिया इसलिए वो रो रही थी। तो इस तरह से किसी भी ओरल लिटरेचर में बच्चों को एंगेज किया जाता है। और फिर जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो बच्चे अपने जहन में ये चीज़ें लाना शुरू कर लेते हैं कि जब टाइटल से टीचर कहानी की शुरुआत करती कि देखो ये क्या है, बिल्ली के बच्चे, टीचर उंगली रख कर पढ़ती बिल्ली के बच्चे, तो हम टाइटल की बात करते कि ये टाइटल क्यों रखा गया होगा। अच्छा इसमें कौन कौन लोग आए हैं, करेक्टर वर्ड की जगह इस्तेमाल करने से पहले इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसमें एक हामिद है, उसके दोस्त है, मोहसिन है, रहीम है, करीम है, अमीना है। अच्छा इस कहानी में ये कैसे कैसे आगे बढ़ती है, इसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये जो अलग अलग सीक्वेंस में घटनाएं घट रही हैं, बच्चे इसके बीच में एक लॉजिक, एक रैशनल देख पा रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि देखो अब हामिद वापस आ गया, तो वो ये जानते हैं कि कहानी शुरू होती है
धीरे धीरे वो जान जाएंगे कि उसमें कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर के बीच बातचीत होती है, उसके सहारे कहानी आगे बढ़ती है, क्लाइमैक्स आता है एक जहाँ पे कहानी टर्न लेती है और फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी कैसे लिखी जाती है ये बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे, ठीक है, जब मैं पढ़ाने की बात कर रही हूँ इसका मतलब है टीचिंग, जब आप इसे पढ़ाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अनौपचारिक बातचीत, इनफॉर्मल टॉक जो है, बातचीत, कन्वर्सेशन है बच्चों के साथ, ये बच्चों में ये क्षमता होती है, वो अपने मतलब की चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं। तो वो धीरे धीरे जब देखेंगे किताबें पढ़ना कि उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आए हैं, डायलॉग है उनके बीच में, तो वे वैसी ही कहानियाँ लिखने की कोशिश करेंगे। आपने ये जो एग्जाम्पल देखा है, एक बार की बात है, देखिए बच्चे जब पढ़ते हैं तो लिखने के लिए बहुत कुछ अपने आप ले लेते हैं, बोरो करते हैं। वो बोरो क्या करते हैं, वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टाइल क्या होता है, प्रेजेंटेशन कैसी है। कोई एक कहानी नैरेटिव फॉर्म में हो सकती है। एक बार की बात है, गुजमू घर जा रहा था, गुजमू का पैर गट्टर में फंस गया, गुजमू गिर गया। कहानी इस तरह से भी चल सकती है। एक बार की बात है, गुजमू बाजार जा रहा था, उसका दोस्त मिला, दोस्त ने पूछा, अरे गुजमू कैसे हो? मैं ठीक हूँ, गुजमू बोला। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के स्टाइल में फ़र्क क्या है? एक नैरेटिव फॉर्म में और एक डायलॉग फॉर्म में। तो जब बच्चे वैरायटी वाला लिटरेचर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो डिफरेंट स्टाइल जो है राइटिंग के वो ग्रास्प करते चले जाते हैं। उससे बातचीत हम छठी क्लास के बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो बच्चे जब किताब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें वो बोरो करते हैं। बोरो करने का मतलब नकल करना नहीं है। जब आप बोरो करते हैं इसका मतलब है आपने सिर्फ आइडिया लिया, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अपना है। आप कैरेक्टर्स को, इंसिडेंट्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं कि हूबहू वैसा ही लिख दिया, ऐसा नहीं करते हैं। तो बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है वो बोरो किए हुए आइडिया के बेस पर अपनी नई कहानी रचने में मदद करते हैं। जैसे ये है जादुई दुनिया, लेखक आबिर भंडारी। फर्स्ट राइट को देखेंगे तो बच्चे ने टाइटल दिया, लेखक लिखा और अपना नाम लिखा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये टीचर ने बताया नहीं है इनको कि आपको ऐसे लिखना है। जब टीचर किताब शेयर करती है बच्चों के साथ तो पहले टाइटल पे बात कर रही है, फिर उसके राइटर कौन है, इलस्ट्रेटर कौन है, उनसे बात करती है। तो बच्चे दिमाग में बिठा लेते हैं कि एक टाइटल होता है कहानी का, उसका एक राइटर होता है, तो बच्चा ये लिख रहा है। और फिर वो लिखता है कि एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था मोटा, वह बहुत अच्छा बच्चा था। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम बोरो करते हैं। तो छठी क्लास के बच्चों के साथ काम करने के लिए अलग अलग तरह का साहित्य उनके लिए लेकर आइए, उसके लैंग्वेज स्ट्रक्चर पे बात कीजिए, उसके कैरेक्टर्स पे बात कीजिए, कैरेक्टर्स किस सिचुएशन में क्या करते हैं, उसने क्या सही किया, क्या गलत किया, ये जजमेंट करना बच्चों पर छोड़ दीजिए। तो बच्चे धीरे 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 जितना साहित्य पढ़ेंगे उतना ही उन्हें राइटिंग में भी मदद मिलती है। हम बहुत सारी चीज़ें लगातार पढ़ने से सीखते हैं, वो सब कुछ सिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर होते हैं, कहानी में ये होता है, ये एलिमेंट्स नहीं बताइए तो बच्चे कहानी ज़्यादा बेहतर लिख लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे कहानी कह लेते हैं, अगर कभी होमवर्क नहीं किया तो बच्चे बहुत अच्छी कहानियाँ बनाते हैं। उन्हें कोई बताता नहीं है कि देखो जब तुम होमवर्क नहीं करोगे तो ऐसी कहानी बनाना और उसमें ये कैरेक्टर डालना, ऐसा नहीं है। हम दरअसल बच्चों की योग्यता पे विश्वास नहीं रखते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत पे भरोसा है, लेकिन बच्चों की योग्यता पर भी भरोसा रखें। और जब आप भरोसा रखेंगे तो आपको भरोसा ही वापस मिलेगा। किसी बॉल को दीवार पे जितनी ज़ोर से मारेंगे उतनी ही ज़ोर से वो आपके पास वापस आएगी। तो जो देंगे वो मिलेगा, पर लेकिन दे तो अच्छा सा। भरोसा, विश्वास दीजिए बच्चों को, वो पलटकर आपको भरोसा विश्वास ही देंगे। जो बात हम अपने लिए सोचते हैं वही बच्चों के लिए सोचना है। कभी किसी डायलेमा में फंस जाएं, कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो बच्चे की जगह खुद को रख के सोचिए, आपको आंसर खुद ब खुद मिलेंगे। किसी से ढूंढने की और पूछने की ज़रूरत आपको नहीं मिलेगी।